स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ डिस्कशन करने वाले हैं। खबर ये आई है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 नेम्स को रेकमेंड किया है, 20 नामों को रेकमेंड किया है टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस इन 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द नेम्स पर से, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एट दी हायर जुडिशरी, यानी कि हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम एग्जैक्टली है क्या? आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, बट यहाँ पे मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताऊंगा कि हाउ द कॉलेजियम सिस्टम हैज इवॉल्व्ड। आज क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा, व्हाट टू रेफर टू एड वैल्यू टू योर नॉलेज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विथ यू, कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है, उसके ऊपर हम लोग और क्या कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा इस डिस्कशन के अंत में। बहुत ही जरूरी चर्चा रहेगी क्योंकि मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, या फिर प्रीलिम्स में किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद क्या क्या है, इन सभी के ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं। आज आखिरी दिन है, 14 सितंबर। आज शाम से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, पहला ओरिएंटेशन क्लास आज होगा। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, और आपको ध्यान रखना है दिस इज द लास्ट फाउंडेशन बैच ऑफ स्टडी IQ फॉर UPSC 2023, जहां पे शाम में 6 बजे आपकी क्लासेस चलेंगे। और आप जानते हैं कि दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप अभी आपने कोर्स लिया है तो इट इज वेल एंड गुड, अगर आपने मिस आउट कर दिया है देन यू विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग ह्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस, फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम day 1 till you reach लवासना। ग्रुप मेंटरशिप चलेगी, ज्ञानवानी सेशन होंगे जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ चर्चा कर सकते हो, क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी 900 घंटों से भी ज्यादा। ऑफ कोर्स सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन केवल पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं। जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, कैसे आप उसको अप्लाई करोगे MCQ सॉल्व करने में, कैसे आप अप्लाई करोगे आंसर राइटिंग में, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो देर किस बात की है, डू इट एज सुन एज पॉसिबल। कुछ ही घंटे बचे हैं। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18999 में, लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस। जैसे ही आप एक कोड डालोगे तो प्राइस आपको आ जाएगा 18999। कंपनी का प्राइस होगा ये, लेकिन आप अगर मेरा कोड इस्तेमाल करोगे यू विल गेट इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो डू इट टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, खबर क्या है, हाल ही में कॉलेजियम की मीटिंग हुई, सितंबर 7 को मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने नाम भेजे हैं, 20 नेम्स हैव बीन रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस। अब ये जजेस कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे अपॉइंट होंगे? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, आपको पता है, चंडीगढ़। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कर्नाटका हाई कोर्ट। सो 3 हाई कोर्ट्स में 20 जजेस अभी आगे जाके अपॉइंट हो सकते हैं। देखिए आपको ध्यान देना है, अभी फिलहाल प्रोसीजर क्या हुआ है। कॉलेजियम ने केवल नाम भेजे हैं, किसे नाम भेजे हैं? सरकार को। अब अल्टीमेटली जिस दिन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की लेटर निकालेंगे अंडर हिज वारंट एंड सील, तो उस दिन अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद ओथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाने के बाद दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। लेकिन आपको ध्यान रखना है, केवल अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम भेजेंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो जजेस बन जाएंगे। प्रोसीजर क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अभी फिलहाल कितने जजेस को, देखिए 8 जजेस को भेजा है बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि 8 नेम्स हैव बीन सेंट फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें 6 जजेस हैं जजेस, और मैं कहूंगा 6 नेम्स आर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर्स मतलब जो पहले से जज रहे हैं, जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर चुके हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, 2 नाम हैं सीनियर एडवोकेट्स के भी। अब ये क्यों है ये हम लोग समझेंगे। आर दे क्वालिफाइड और हाउ डिड दे क्वालिफाई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा 9 जजेस के नाम दिए गए हैं फॉर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट,
3 जजेस के नाम दिए गए कर्नाटका हाईकोर्ट के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना है जो 3 जजेस थे ये ऑलरेडी कर्नाटका हाईकोर्ट में दे वर ऑलरेडी परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ एडिशनल जजेस, लेकिन अभी ये एडिशनल जजेस से परमानेंट जजेस बनाने के लिए उनके नाम भेजे गए हैं। अब ये नाम कहाँ जाएंगे? ये नाम जाएंगे टू द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और इन नामों को वेट किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस जाएगी कि इनके अपॉइंटमेंट लेटर बनाइएगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट होगी, देन द वर्क स्टार्ट्स। तो प्रोसेस क्या है? कॉलेजियम से प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन समझने की बात यह है यहाँ पे कि ये जो टर्म है कॉलेजियम, राइट, कॉलेजियम टर्म, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? इज इट अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान में नहीं था। ये टर्म भी आपको हमारे संविधान में नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे अपॉइंटमेंट होती थी पहले जजेस की, और ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ये कॉलेजियम सिस्टम कब से आया है, कॉलेजियम सिस्टम क्यों आया है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कैसे हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? आई एम टॉकिंग अबाउट हायर जुडिशरी, प्लीज ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, ऑल दो न्यूज इज अबाउट हाई कोर्ट जजेस। देखिए आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में क्लियरली मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। हु अपॉइंट्स देम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। ध्यान रखिएगा, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील क्या होता है? देखिए, आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट देखिए, आपने आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में एक वाइस चांसलर का साइन होगा, एक्चुअली साइन नहीं होगा, सील होगा, क्योंकि यार हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो जो साइन वाला एक सील ही होता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट इज समथिंग विच इज आई वुड से प्रिंटेड ऑन इट। लेकिन जब इन जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, इट इज नॉट लाइक दैट। प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट पर्सनली, ठीक है, साइन करना है पर्सनली, और वारंट निकालना है पर्सनली साइन करके। इसीलिए आपने देखा होगा जब ऑल इंडिया सर्विसेज की भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट का साइन ही होता है, लेकिन नॉट अंडर द वारंट एंड सील, यानी कि प्रेसिडेंट पर्सनली साइन नहीं करते, उसके ऊपर एक ठप्पा जरूर लगा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना। सो वारंट एंड सील का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट के ऑफिस से पर्सनली इंडिविजुअल जज का एक वारंट विथ हिज सील निकलना चाहिए कि भैया ये प्रेसिडेंट हम अपॉइंट, ये जज हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके ये बताइए कि कौन से ऐसे ऑफिसेस है, एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि प्रीलिम्स के लिए हम लोग तैयारी कर लें। व्हाट आर द ऑफिसेस इन विच प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम अंडर हिज वारंट एंड सील? क्या केवल जजेस हैं या फिर इसके अंदर कोई और भी ऑफिस है जहां पे वारंट एंड सील से ही अपॉइंटमेंट निकलती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, लेकिन किसको कंसल्ट करने की जरूरत है? अब यहां पे आर्टिकल 124 में बताया गया था, प्रेसिडेंट जितने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, जितने जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो, वो अगर फिट समझे तो उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड ऑलवेज बी कंसल्टेड। ये थी आर्टिकल 124 में सिचुएशन। अभी भी संविधान में यही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे, और जो दूसरे जजेस उन्हें लगता है तो उनके साथ कंसल्ट करेंगे। कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ सुप्रीम कोर्ट जजेस का। अब जब हम हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जजेस में भी कुछ इसी तरह की चीज लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील विल अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे, जो गवर्नर है स्टेट के उनके साथ भी कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अगर जजेस है दूसरे हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्पेसिफिक हाई कोर्ट वुड आल्सो बी कंसल्टेड, ये बताया गया, ठीक है। तो कुछ कंसल्टेशन की बात की गई, चीफ जस्टिस को प्राइमेसी यहां पे दी गई, ठीक है। ये था अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कौन जज बन सकते हैं, किन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, ये कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। हाई कोर्ट जज के लिए भी यस एब्सोल्युटली सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। लेकिन अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ही और शी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट जज इन सक्सेशन। 5 साल हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए कम से कम, या फिर 10 साल सीनियर एडवोकेट होनी चाहिए एट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, नो इश्यूज। तो 10 years यू हैव टू बी एडवोकेट। इसके अलावा देयर इज वन मोर क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट माने जाने चाहिए प्रेसिडेंट के नजर में। अगर ये क्राइटेरिया भी नहीं फुलफिल हुआ, ये भी फुलफिल नहीं हुआ,
तो अगर ये प्रेसिडेंट को लगा कि ही और शी इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट तो उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। अब हाई कोर्ट जज के लिए ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया कंपल्सरीली है ही है। इसके अलावा 10 साल कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के जज होनी चाहिए, फिर कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, या फिर 10 साल आप हाई कोर्ट के एडवोकेट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा यहां पे अंडर द हाई कोर्ट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, यहां पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एमसीक्यू के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जज कोई भी बन सकता है, क्योंकि लोअर लिमिट नहीं है। ये क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो गई है तो एज की कोई लोअर लिमिट नहीं है, लेकिन अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है? हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 ईयर्स। लोअर लिमिट एज की नहीं है, अपर लिमिट जरूर है। तो ये क्राइटेरिया। अब इन नटशेल अगर मुझे आपको समझाना है तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? ओरिजिनल पोजीशन कुछ इस तरह से थी। ओरिजिनल पोजीशन ये थी, आर्टिकल 124 हो, आर्टिकल 217 हो, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब जब प्रेसिडेंट बताऊंगा, प्रेसिडेंट का मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये बेसिकली पावर है कि किसे भी वो जज बना सकते हैं। अगेन कंसल्ट करना है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिनिमम, राइट? मिनिमम विद द सीजीआई द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट। अगेन जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे दे वर नॉट बाउंड बाय इट। ये है ओरिजिनल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये चीजें बदल चुकी है। आज कोलेजियम सिस्टम से नाम जाते हैं। आपने देखा 20 नाम सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने रेकमेंड किए हैं सरकार को। अब ये कैसे आया? देखिए ओरिजिनल पोजीशन से हम लोग कैसे शिफ्ट हुए। 1981 में एसपी गुप्ता ने केस फाइल किया अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया ओवर द इशू ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर ये केस आया। फर्स्ट जजेस केस को कहा जाता है। 1981 में इसका वर्डिक्ट आया। अब इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफ्यूज द नेम्स, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट को कोई नाम बताएंगे कि इन फलाना पर्सन को आप जज बनाइए, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं वो नाम फॉर कोजेंट रीजंस। अब इसीलिए प्रोसीजर क्या चलता है, जब नाम जाएगा तो जो सरकार है यानी कि जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्पेसिफिकली लॉ मिनिस्ट्री, उस नाम को वेट करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम निकली तो उसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं। कोजेंट रीजंस होने चाहिए रिफ्यूज करने के लिए। अब यहां पे इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया उसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मैं कहूंगा प्रेसिडेंट को यहां पे प्राइमेसी दी गई। अब आपको लग रहा होगा सर ये ऐसा हुआ क्यों, ये केस ही क्यों फाइल किया गया, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर डिस्कशन क्यों हुआ? अगर आप इससे पहले वाला दशक देखिए 1970s टू 1977, मैं कहूँगा वी ऑल्सो सफर्ड अ वेरी डार्क पीरियड फ्रॉम 1975 टू 77। ये आपातकाल का टाइम था, इमरजेंसी का टाइम था। इमरजेंसी के टाइम में जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक खतरा आ गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने जो वेल नोन कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे, उसको ब्रेक किया। जजेस की अपॉइंटमेंट में, जजेस की ट्रांसफर में फेरबदल होना शुरू हुई। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव वाज इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे 1970 से लेकर 1980 तक। इसीलिए केस फाइल हुआ कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना चाहिए इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो जाएंगे कि सर ऐसा वाला जजमेंट क्यों आया कि अभी भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी क्यों दी? क्योंकि कुछ जजेस थे, इट वाज अ 5 जज बेंच इस पर्टिकुलर केस में। आई रिमेंबर जब मैं पढ़ रहा था इसमें पीएन भगवती, वेरी वेल नोन जस्टिस पीएन भगवती थे इसमें, जस्टिस तुलजापुरकर भी थे इसमें। 5 जजेस, आई रिमेंबर 2 नेम्स, भगवती एंड जस्टिस भगवती, जस्टिस तुलजापुरकर। तो एक चीज़ भी बताई थी जस्टिस पीएन भगवती ने। इसको केस को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आइडियल्स को फॉलो किया गया। इनफैक्ट इस जजमेंट में जस्टिस पीएन भगवती ने अरबिंदो घोष का भी नाम लिया। अरबिंदो घोष के एक पोयम सावित्री के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जुडिशरी के बारे में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वी शुड नॉट बिकम द विक्टिम ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। तो अभी सेंटिमेंट ऐसा चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव इज हैम्परिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन चीजें सुधर सकती है। तो इसके चलते उन्होंने मौका दिया, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी ओवर जुडिशरी। काफी इंटरेस्टिंग सा जजमेंट था, लेकिन जल्द ही चीजें फिर बदलनी थी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस के चलते फिर से केस फाइल हुआ इन दी सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड जजेस केस इसको कहा जाता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ इस पर्टिकुलर जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया पूरा पिक्चर। पहले कैसे था, प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ था, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में सब कुछ था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को बनाया। दिस इज एक्चुअली अ जुडिशियल इनोवेशन। कोलेजियम सिस्टम क्या है, एक जुडिशियल इनोवेशन है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही हम लोग इस कोलेजियम सिस्टम को भी एक जुडिशियल इनोवेशन बता सकते हैं, जहां पे संविधान के अंदर ये चीजें नहीं है, लेकिन संविधान को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, इट वाज कॉल्ड कोलेजियम सिस्टम। और यहां पे उन्होंने कहा कि अभी से प्रेसिडेंट वुड बी बाउंड बाय दिस कोलेजियम सिस्टम, और इन्होंने कोलेजियम सिस्टम को डिफाइन कर दिया। कोलेजियम में क्या रहेंगे, कोलेजियम में रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो पहले सेकेंड जजेस केस में ये सिचुएशन था कि केवल 3 जजेस का कोलेजियम था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस, और जो भी नाम ये भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द रिकमेंडेशन वुड बी बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, दैट मींस द रिकमेंडेशन वुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और यही सिचुएशन चलती रही। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर चले गए जुडिशरी, जुडिशरी ने खुद को शील्ड कर लिया। पूरा जो प्रोसेस है कोलेजियम के साथ ही आ गया। अब ये जो नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। अब यही प्रोसीजर चल रहा था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर आप जानते हैं कि आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंशियल एडवाइस आप ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी पर्टिकुलर केस के ऊपर क्लैरिटी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने और भी ज्यादा क्लैरिटी पूछी ओवर द कोलेजियम सिस्टम। नाउ दिस इज कॉल्ड एज थर्ड जजेस केस, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस केस में जो फॉर्मल कोलेजियम सिस्टम आया उसके बारे में कुछ चीजें बताई, और यही चीज आज भी फॉलो होती है। मोर और लेस द सेम थिंग इज फॉलो टुडे। तो कुछ गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या गाइडलाइंस है, चलिए समझते हैं गाइडलाइंस को। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोलेजियम सिस्टम का मतलब यह नहीं कि केवल एक जज का अधिकार है रेकमेंड करना या फिर एडवाइस करना प्रेसिडेंट को। उन्होंने कहा कोलेजियम सिस्टम बेसिकली मींस प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर दिस। अभी कोलेजियम का मतलब है प्लूरैलिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ कुछ जजेस रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने बताया कि कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो वहां पे कोलेजियम में 4 लोग रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है यहां पे जो कॉन्सेप्ट होती है सीनियरिटी की, प्लीज रिमेंबर सीनियरिटी की कॉन्सेप्ट क्या होती है, जिस दिन से आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो उस दिन से सीनियरिटी काउंट की जाती है। अगर आपके पास 15 साल का भी हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है, 15 साल बाद कोई जज गया है सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी सीनियरिटी उसी दिन से शुरू होगी। और कोई जज है जो 10 साल हाई कोर्ट का जज रहा है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, सीनियरिटी उसी समय से शुरू होगी। यानी कि आपका हाई कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे काउंट नहीं किया था, रिमेंबर दिस, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कोलेजियम है। हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है इट वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसका मतलब क्या है, अभी जो 20 नेम्स इन्होंने रेकमेंड किए हैं, इट वाज दिस पर्टिकुलर कोलेजियम जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है ही है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। उन्होंने 20 नाम अभी रेकमेंड किए। इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस आएगी, कोलेजियम की जो भी मीटिंग होगी, कोलेजियम में जो भी रिकमेंडेशन आएगी वो मुंह जुबानी नहीं जाएगी, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। और यही राइटिंग से ही आपको भेजना है सरकार को भी। जो भी आप चीजें सरकार को भेजते हो, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग, ऑलराइट। इसके अलावा ध्यान रखना है, अगर रिकमेंडेशन गई है केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टेशन, दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट नहीं किया अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और चीज बताइए, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज जब करेंगे, दैट एंटायर इशू वुड बी जुडिशियली रिव्यूएबल। अगर किसी जज को आर्बिट्रेली ट्रांसफर किया है कोलेजियम ने तो वो जुडिशियली रिव्यूएबल रहेगा, ये भी बताया। इसके अलावा जो सेकेंड जजेस केस में सिचुएशन बनी थी कि कोलेजियम जो भी कहेगा वो प्रेसिडेंट मानेंगे ही मानेंगे, वो चीज बदली गई और कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा क्वालिफाइड वीटो दिया गया है टू द कोलेजियम सिस्टम। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या है, देखिए आज जैसे कि मैंने आपको बताया कोलेजियम सिस्टम ने 20 नाम भेजे, ठीक है। अब सरकार ने कहा इन 20 नामों में से चलिए मैं 15 मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 15 मान लेता हूं और बाकी 5 नामों को मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। तो 15 की अपॉइंटमेंट हो गई, 5 की नहीं हुई।
तो कॉलेजियम सिस्टम अगली बार जब भी मीटिंग करेगी, इन 5 नामों को अगर वो फिर से सरकार को भेजेंगे, सरकार को उन्हें अपॉइंट करना ही होगा। क्लियर? यानी कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफाइड वीटो। एक बार सरकार नाम वापस भेज सकती है, लेकिन दूसरी बार अगर कॉलेजियम ने वापस नाम भेज दिया तो अपॉइंट करना ही होगा। दैट इज द सिनारियो एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये अभी सिनारियो। अब इसको बदलने की भी कोशिश की गई, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको बदलने की कोशिश की गई 2015 में, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है जुडिशरी की, काफ़ी ओपेक सिस्टम बन चुका है। कॉलेजियम में अपने भाई बंधु ही तो हैं, यानी कि जजेस ही हैं जो अपने भाई बंधु ब्रेदरन जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो कई बार एलिगेशन ये भी हुई है कि कॉलेजियम सिस्टम में अपने रिलेटिव्स को डाल दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर कोई सीनियर मोस्ट जजेस हो, तो उन्होंने अपने भाई बंधु को, अपने रिलेटिव को वापस हाई कोर्ट का जज बना दिया। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अल्तमस कबीर, उनकी सिस्टर को जज बना दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म आई कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। इसको बदलने के लिए 2015 में मोदी सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जहां पे इन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को हम बदलते हैं विथ दी एनजैक। एनजैक से बदलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और यहां पे इन्होंने कहा कॉलेजियम के बदले हम लोग यहां पे 3 जजेस को रखेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हम लोग रखेंगे। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर यहां पे होंगे और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगे हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 6 लोगों की एक कमीशन बनाने की बात की गई थी, जिसमें बेसिकली 3 जजेस होंगे और 3 मैं कहूँगा सरकार के नुमाइंदे होंगे। कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन इसको भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इन दी फेमस एनजैक केस, इसको 4th जजेस केस भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इसे कहा कि एनजैक इज बेसिकली थ्रेटनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। उन्होंने कहा कि ये हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। ऑल्दो इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट करेंगे, कैसे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और अच्छा करेंगे, प्रोसेस को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने सेपरेट सेक्रेटेरिएट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने जजमेंट में बताई। और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे भी 5 जजेस थे, 4 जजेस ने खारिज कर दिया। 1 जज थे जस्टिस जे चेलामेश्वर, जिन्होंने इसके प्रो स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल एनजैक में फ्लॉस हो सकते हैं, बट वी शुड एटलीस्ट गिव इट एन अपॉर्चुनिटी, ताकि जुडिशियल क्लेंजिंग भी हो सके। क्योंकि जिस तरह से हम जजमेंट्स पास करते हैं, बेसिकली हमें भी उन्हीं चीज़ों को का पालन करना चाहिए। वॉट एवर वी प्रीच वी हैव टू प्रैक्टिस। लेकिन केवल एक डिसेंटिंग वॉइस आई थी जस्टिस जे चेलामेश्वर की। तो आज चीज़ें वेयर डू दे स्टैंड, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल जानना है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट गो टू दिस वेबसाइट। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ऊपर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, 7 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिया जाएगा। क्या कोई टाइमलाइन भी है, टाइमलाइंस के साथ आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि ये प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का। सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, देयर इज ऑल्सो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द हाई कोर्ट जजेस। ऑल्दो केवल फोकस कीजिएगा अपॉइंटमेंट के ऊपर, दिस इज जस्ट एन एडिशनल रीडिंग फॉर यू जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट, लेट मी जस्ट कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर नोट कि चीज़ें अभी वेयर आर दे स्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन कुछ इस तरह से थी कि सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में था, प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव हैड एवरीथिंग। लेकिन 3rd जजेस केस के बाद अभी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि एक कॉलेजियम है, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है, और कॉलेजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। कॉलेजियम फॉर हाई कोर्ट, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और ये नाम भेजेंगे सरकार को, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम नाम भेजेगी, रेकमेंड करेगी नेम्स, ठीक है।
दे रेकमेंड द नेम्स टू whom? दे रेकमेंड द नेम्स टू बेसिकली द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब यहां पे मैं आपको लिख दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री को ये भेजते हैं। अब लॉ मिनिस्ट्री जो ये नाम रेकमेंड हुए हैं इनकी वेटिंग करेंगे, प्रोसेस, वेटिंग की प्रोसेस करेंगे, मतलब जो भी नाम दिए हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद सरकार जो भी नाम ये भेजे हैं तो वेटिंग होने के बाद प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। अगर यस कह देंगे, अगर यस कह देंगे देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट देम, अपॉइंटमेंट निकलेगी अंडर हिज वारंट एंड सील। अगर समझ लीजिए सरकार ने नो कहा देन द थिंग्स विल गो बैक अगेन टू कॉलेजियम, और अगर कॉलेजियम फिर से इस चीज को नो के बाद सरकार को भेजेगा देन दे हैव टू अपॉइंट, दे हैव टू गो फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि एक क्वालिफाइड वीटो है अभी फिलहाल सरकार के पास, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सेकेंड टाइम अगर कॉलेजियम बताएगा तो अपॉइंटमेंट होनी, ये अभी बेसिक प्रोसीजर है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको बताया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आप देख सकते हो, जस्ट रेफर इट, जो भी अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है, बट दिस वुड सफाइस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलते चलते आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो आपके लिए फूड फॉर थॉट क्वेश्चन है। इमेजिन कीजिएगा कि मैं और आप, जो भी व्यूअर है, मैं और आप एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। वी हैव बिकम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे, और हम दोनों ही सीनियर मोस्ट हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो हम दोनों में से कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? जब वो दिन आएगा, शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी दिन आएगा, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है? टेल मी दिस पर्टिकुलर सिनारियो कि अगर दो जजेस एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं, एक ही दिन उन्होंने ओथ लिया है सुप्रीम कोर्ट जज का, तो दोनों में से कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? किस तरह से वो डिसाइड होगा, ये मुझे बताइएगा थोड़ा सा रिसर्च करके, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। आई होप कि दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू एंड डू रेफर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वंस, एटलीस्ट एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर प्रोसेस दैट इज फॉलोड। वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग से बना है, जुडिशरी के और सरकार की अंडरस्टैंडिंग से बना है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। डू रेफर इट वंस, राइट। विद दैट नोट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।